तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये खौफनाक और डरावनी कहानियां पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें। नीचे मैंने इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, जल्द से जाकर एक बार फॉलो के बटन पर अंगूठा जरूर लगा दें। अब इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर आपके लिए खौफनाक डरावनी कहानियां लाता ही रहता हूं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो मुझे भी डरा देती हैं और मैं भी सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि उस जगह अगर मैं होता तो मैं क्या करता, आखिर मेरी सोच कहां तक जाती। और आज मैं आपके साथ एक डॉक्टर के साथ घटी एक बेहद ही खौफनाक और डरावनी घटना शेयर करना चाहता हूं जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है मयंक नाम के लड़के की, जो कि बरेली के पास के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। अब उनके पास ज़मीनें अच्छी खासी थी। उसके पिता वहाँ खेती किया करते थे, लेकिन वो अपने बेटे को पढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वो ज़मीनें बेच दी। उसके बाद वो बरेली शहर में आ गए। अब सारी ज़मीनें नहीं बेची थी, जो खेती करने वाली ज़मीन थी ना वो बेच दी थी। बड़ा घर था उनका गांव में, लेकिन जो मयंक था वो भी चाहता था और उसके पिता भी चाहते थे कि हम बरेली शहर में रहें। सामान हम बरेली शहर से लेकर आते हैं, वहाँ हमारा दिल भी लगता है। वहाँ जब रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं। क्यों ना वहाँ पर कोई सस्ता सा घर खरीद लें या किराए पर रहना शुरू कर दें, उसके बाद वो घर खरीद लेंगे। पैसे तो ठीक ठाक आ गए हैं। लेकिन मयंक, जो कि दिल्ली में अब पढ़ने के लिए BA MS जा चुका था, वहाँ उसका खर्च काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। इस तरह कुछ साल बीत गए और जो ज़मीन के पैसे थे ना वो इस पढ़ाई में खर्च होते जा रहे थे। जो मयंक के पिता थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा चिंता रहने लगी थी कि मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा ही हो। लेकिन वो सच में पढ़ाई में अच्छा था, काफ़ी ईमानदार था, ज़रा भी बिगड़ैल नहीं था। अगर पिता का खर्च हो रहा था तो वो सही जगह ही लग रहा था और वो एक दिन डॉक्टर बन जाता। इस तरह उसकी पढ़ाई चलती रही। लेकिन दिल्ली शहर में रहने के बाद अब उसका वापस अपने गांव में बरेली शहर में आने का मन नहीं किया करता था। वहाँ दोस्त बन गए थे, फ़ोन पर बात किया करता, कभी कोई 3-4 महीने बाद आ जाता बरेली। इस तरह से काफ़ी साल बीत चुके थे और उसके पिता, जिनका खर्च बहुत ज़्यादा हो गया था और एग्ज़ाम नज़दीक थे, उसके बाद खर्च नहीं होता। अब मयंक ने कह दिया था अब ज़्यादा बड़ा खर्च सब हो चुका है। लेकिन पिता की माली हालत ठीक नहीं रही थी, तो उनकी कुछ ज़मीनें थी जो गांव में थी, जिनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। बड़ा घर जो गांव में बनाया हुआ था उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था, ना तो किराए पर दे पा रहे थे। शहर में रहने लगे थे किराए के ऊपर, वो भी खर्च ज़्यादा होता और शहर में वैसे भी कई खर्च इकट्ठे हो जाते। तो मयंक के पिता ने सोचा क्यों ना मैं अब गाँव में ही चला जाऊँ। अब मयंक की माता और मयंक के पिता गाँव में वापस आ गए। खर्च कम होने लगा, जो कुछ ज़मीनें थी वहाँ पर खेती शुरू कर दी, अब ठीक ठाक था। इस तरह 6-7 महीने उन्होंने यहाँ पर लगा दिए थे। एग्ज़ाम्स नज़दीक थे और मयंक वापस आना चाहता था। मयंक को अब उसके पिता ने ये सरप्राइज़ दिया था कि हम तो गांव में वापस आ गए, यहाँ पर आ जाओ, छुट्टियाँ मनाना चाहते हो ना, कह रहे थे छुट्टियों में आने वाले हो कुछ 8-10 दिनों के लिए, यहाँ पर आ जाओ, गाँव में पुरानी यादें तुम भी ताज़ा कर लेना। पहले मयंक को लगा कि मैं गाँव में रह भी पाऊँगा। जब से बरेली में मेरे घर वाले माता पिता गए हैं तब मैं बरेली में घूमने लगा था। अब दिल्ली में घूमा हुआ किसी छोटे गांव में मन कैसे लगा सकता है। लेकिन कुछ दिनों की बात है, चलो रिश्तेदारों से मिलते मिलते ही समय निकल जाएगा। 10 दिन कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। जब मेरी डिग्री मेरे हाथ में होगी, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा ना, पूरे परिवार को दिल्ली ले आऊँगा। यहाँ मेरा मन बहुत ज़्यादा लगता है। अब मयंक सफ़र करके सीधा पहुँचा था बरेली। बरेली शहर से अब एक बस चलती थी जो गांव की तरफ जाती थी। अब उस बस के सहारे काफ़ी लंबा सफ़र तय किया उसने अपने गांव तक पहुंचने का। जब अपने गांव में वो उतरा ना, सब कुछ पुराना पुराना सा ही लग रहा था। बरेली में फिर भी कुछ बदला बदला सा था। हर रोज़ कहीं कंस्ट्रक्शन होती, कुछ नया बन जाता, कहीं गार्डन बनते, शहर बड़ा हो रहा था। जो उनका गाँव था जैसा 20 साल पहले हुआ करता था वैसा का वैसा ही अब। लेकिन फिर भी जहाँ हम रहे होते हैं वो यादें मन में होती हैं। भले ही वो चीज़ें टूटी फूटी लगें, लेकिन मन में अच्छी लगती हैं। मयंक को भी अब पुराना पुराना ज़रूर लग रहा था, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। वो बैग लेकर सीधा घर पहुंचा और घर में बहुत खुशी का माहौल था। पुराने गांव में आए हुए थे और ऊपर से कई रिश्तेदार जो मयंक को मिलना चाहते थे। घर में मेला लगा हुआ था।
इतने लोग मिलने वाले 2 घंटे मिलने में ही निकल गए और सब मयंक को डॉक्टर साहब कह रहे थे। इससे पहले मयंक की कभी इतनी इज्जत नहीं हुई थी। जब मयंक गांव से बरेली पढ़ने के लिए जाया करता था, गांव में कई ऐसे थे रिश्तेदार जो ताने मारा करते थे, तू पढ़कर क्या कर लेगा, तू तो खेती ही करेगा पिता की तरह, तू इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अब वो रिश्तेदार भी डॉक्टर साहब आप जब क्लिनिक खोलना तो हमारे बच्चों का इलाज भी करना, हमारे बेटों को भी आप आशीर्वाद दो, आपकी तरह वो डॉक्टर बन पाएँ। मयंक खुश हो रहा, भाई अब तो काफ़ी इज्जत मिल रही है। अब ये डॉक्टर बनने के बाद जो इज्जत मिलनी चाहिए यहाँ गांव में तो उससे ज़्यादा मिल रही है। तो वो फूला नहीं समा रहा था। ये पहला दिन था, इसी तरह से गुजरा, ज़्यादातर लोगों से मिलते हुए। अब शाम के वक्त दोस्तों के साथ घूमना, जो गांव वाले थे उससे बात किया करते थे कि हम क्या करें, हमने तो ये पढ़ाई की, हमने तो बीए की, कोई काम नहीं मिल रहा, शहर में मिलेगा, दिल्ली में चले आए, क्या तू अपने पास हमें रखेगा। ये बातें करते करते वो शाम गुजारी थी मयंक ने। मयंक अब सोच रहा, गांव में मैं करूं तो क्या करूं, ये पुराने से दोस्तों के पास जाऊं जो बेवजह ना मेरे सर पर चढ़ने को तैयार है। अगर मैं ज़्यादा इनसे कुछ दिन मिलता रहा ना, ये पक्का दिल्ली मेरे कमरे में आ जाएंगे। मैं पढ़ रहा हूँ BAMS, अब यहाँ एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो जाएगी जब मैं वापस जाऊँगा, और ये अगर मेरे पास आ गए भाई, सर पर बोझ बढ़ जाएगा। वैसे भी ये निकम्मों ने सही समय पर मेरी कभी मदद नहीं की, कभी मुझे अपने साथ, जिनके पास बाइक हुआ करती थी, बरेली तक नहीं छोड़ते थे और मुझे बस के सहारे जाना पड़ता था। अब ऐसे सर पर चढ़ने को तैयार हैं जैसे मैं इनका सगा भाई हूँ। तो अब मयंक सीधा लड़ना भी नहीं चाहता था, तो उसने कह दिया कि अब मुझे और रिश्तेदारों से मिलना है, मैं हो सकता है कुछ दिन तुमसे ना मिलूँ। दोस्त पहले तो कहते रहे, यार आजा शाम को घूमेंगे, तुझे हम कुछ खिलाएंगे। मयंक को पता था ये बिल्कुल रिश्वत की तरह है, खिलाएंगे बाद में मेरे सर पर चढ़कर बैठ जाएंगे। मयंक ने अपने पिता की वो बाइक ली। उसके बाद वो उस गांव में आसपास जाना चाहता था, बरेली भी जाना चाहता था, जहां पर उसके अच्छे दोस्त थे, जो अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, जो उसके साथ हमेशा अच्छी तरह से बात किया करते थे, उसे परेशान नहीं किया करते थे। वो रिश्तेदार जिनके घर में जाना उसे सबसे ज़्यादा पसंद हुआ करता था। शुरुआत में ये काम उसने शुरू कर दिए। इसके बाद वो एक दिन अपने काफ़ी दूर वाले दोस्त के पास गया, वहाँ कुछ समय बिताकर आया और वहाँ उसने महसूस किया कि सब उसे डॉक्टर साहब ही कह रहे हैं। जितने रिश्तेदार थे ना, उन्होंने मयंक को बिठा लिया, अपने मर्ज बताने लगे कि ये खांसी बहुत रहती है, ये बहुत रहता है। और BAMS में उसने आयुर्वेदिक स्टडी भी की थी, तो ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन लीगली तो वो बता नहीं सकता था। अब ये एक तरह से रिश्तेदार थे, पूछ रहे थे क्या ये सही रहेगा, इतनी जानकारी उसे थी, तो वो कह रहा था ये वाली दवाई ले लो, इससे आपको असर होगा, और वैसे भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ये जो है ना, इसके नुकसान नहीं होते। इस तरह मयंक उन रिश्तेदारों से बात भी कर रहा और इज्जत और ज़्यादा मिल रही, बल्कि वो हर चीज़ पूछ कर उससे करते कि खाना क्या खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए, ऐसे वैसे इज्जत काफ़ी मिली। फिर वो वापस शाम के वक्त आया और शाम को घर में भी लाइन लगी हुई, अपना अपना मर्ज लेकर। उस गांव वाले भी ये बता दो, वो बता दो, वो बता दो। अब उसे महसूस हो चुका था कि अभी डिग्री भले ही ना मिली हो, वो डॉक्टर ना बना हो, एग्ज़ाम होने हैं, उसमें डिसीजन निकलेगा, चांस उसके फेवर में ही आएंगे, लेकिन यहाँ तो सब उसे डॉक्टर मान चुके थे। तो इस तरह से इलाज करवाने के लिए सब आने लगे, आसपास से जो भी जान पहचान वाले थे वो सब मिलते गए। इस तरह वो अब कोशिश करने लगा कि मैं गांव से बाहर ही रहूं, उनसे मिलूं जिन्हें मेरे बारे में पता नहीं है। पहले बता दूंगा कि डॉक्टर वाला वो कोई काम मुझसे पूछना नहीं है। वहाँ दिल्ली में पढ़ता रहता हूँ, किताबों में घुसा रहता हूँ, यहाँ आया हूँ वही चीज़ें मुझसे पूछ रहे हैं। भाई उनसे तो दूर रहने के लिए यहाँ आया हूँ, फ्रेश होने के लिए। तो बरेली में एक दोस्त के पास गया, उसने कह दिया चल इकट्ठे किसी दोस्त के पास चलते हैं और के पास घूम कर आते हैं। इस तरह वो उन दोस्तों के पास गए जो डॉक्टर ऐसी पढ़ाई के बारे में पूछना नहीं चाहते थे, जो अच्छे थे। तो मिलते मिलते अब रात के 8 बजे का समय हो गया बरेली में ही। अब जो वापस गांव में आने का सफ़र था ना, वो 30 मिनट से 45 मिनट का था। अंधेरा हो गया, दोस्तों ने छोड़ा ही नहीं, आजा तुझे मैं खिलाऊं, ये खिलाऊं, वो खिलाऊं। काफ़ी समय लगा दिया, 8 बजे वहाँ से निकला और कई बार उसे रास्ते ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। तो बरेली से निकलते निकलते वो जो ट्रैफिक जैम लगे थे उससे निकलने में ही आधा घंटा लग गया, समय और बीत गया। अब वो बाइक से वापस आ रहा। वापस आते वक्त उसने सोचा कोई ऐसे रास्ते को चुनूं जो गांव के बीच से जाता है। बरेली से सीधे गांव के बीच से निकलते निकलते अपने बाइक पर हों तो आप अपने गांव जल्दी पहुंच सकते हैं। 45 मिनट का सफ़र आधे घंटे में वो कर सकता था।
तो उसने सोचा गांव से निकलता हूँ, कई बार दिन के वक्त आता रहता हूँ। तो वो बाइक लेकर अब गांव के बीच वाले वो सुनसान और खाली रास्तों से निकल रहा। कुछ डर तो रहा था, लेकिन यहाँ कोई ऐसी वारदात कभी नहीं हुई थी। उसने सुनी ही नहीं थी कि चोर उचक्कों ने ऐसे लूटा हो। ये इलाके काफ़ी सेफ माने जाते थे। तो वहाँ से वो निकल रहा। अब अचानक उसका ध्यान पड़ा कि सामने एक आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ था। अब एक उसके पास खड़ा बार बार उसे उठाने की कोशिश कर रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उनका एक्सीडेंट हो गया हो या कोई घटना वहाँ पर घट गई हो कि उसे चोट लग गई। तो अपना फ़र्ज़ निभाते हुए मयंक ने वहाँ पर बाइक रोकी और पूछने लगा, क्या हुआ, ये नीचे क्यों गिरा है? उसने कहा, पता नहीं, छाती में अचानक दर्द सा हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे दिल का दौरा पड़ा हो। ये बात का पता जब मयंक को लगा, उसे पता था फर्स्ट एड कैसे देनी है, और कई बार दिल का दौरा जब पड़ता है ना, दिल की धड़कन रुक जाती है और आपको जल्दी से CPR देना पड़ता है ताकि जो दिल की धड़कन है वो संभाली जा सके, वो मर ना जाए। दिल के दौरे पड़ने पर अगर संभाला ना जाए तो मौत पक्की हो जाती है। तो उसने देखा, उसने नब्ज़ चेक की, अभी नब्ज़ बहुत धीमी धीमी चल रही थी, शरीर पूरा ठंडा फिरा हुआ था। उसने छाती पर CPR देने की कोशिश की, झटके मारे, काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। 15 मिनट तक वो उठ नहीं रहा था। दिल की धड़कन इतनी धीमी थी, बीट्स बहुत डिले में आ रही थी। ऐसा लग रहा था बस ये मरने वाला है, मरने वाला है। इसके बाद मयंक ने कहा, इसे जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। आप अगर जल्दी अस्पताल ले जाएंगे तो इसे बचाया जा सकता है। अब वो आदमी कहने लगा, अस्पताल में कहाँ लेकर जाऊँ, कैसे लेकर जाऊँ? तो मयंक ने कहा, मैं अभी इमरजेंसी कॉल करता हूँ। फ़ोन निकाला। अब उस गांव के इलाके में रेंज नहीं आ रही। अब फ़ोन को देखकर कह रहा, भाई ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार, रेंज भी नहीं आ रही। फ़ोन की जो बैटरी थी वैसे भी लो थी। अब वो सोच रहा क्या करूँ। तो उस आदमी ने कहा, अगर आप इसे अस्पताल कहीं ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मदद होगी। तो मयंक सोचने लगा कि ठीक है, चलो बाइक के पीछे बिठाओ, आप बिल्कुल पीछे बैठ जाना, मैं बाइक चलाता हूँ। लेकिन ये जो गाँव वाले इलाके हैं ना, मैं सड़कों के बारे में जानता हूँ। नज़दीकी अस्पताल कहाँ है? क्या बरेली में है? वहाँ तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अब 3 जन इन रास्तों से निकलेंगे, समय घंटे का लगेगा और इसके पास घंटे का समय नहीं है, जल्दी बताइए। पीछे बैठे उस आदमी ने कहा, अब चलिए मैं बताता हूँ कहाँ ये जा सकता है और ठीक हो सकता है, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी जगह। मयंक ने कहा, ठीक है चलते हैं उस तरफ। तो मयंक बाइक चलाने लगा। अब वो आदमी बताने लगा इस तरफ से उस तरफ से। अब उन गलियों से वो पहले निकला नहीं था, लेकिन जैसा वो बताता जा रहा था मयंक वैसा करता जा रहा था। मयंक बाइक चलाता गया, वो बताता गया। गांव के बीच से निकालते निकालते बीच बीच में जो बीच में बैठा हुआ वो आदमी था ना, जिसको दिल का दौरा पड़ा था, वो हिलता, जैसे झटके मारता। ऐसा लग रहा था जैसे बार बार दिल के दौरे पड़ रहे हों या उसे कोई और दौरा पड़ रहा हो। वो बार बार हिलता कि अभी मर तो ना जाएगा। इसीलिए पीछे बैठा वो आदमी काफ़ी परेशान था। मयंक ने अपना पूरा जोर लगाया। बाइक जितनी तेज़ चला सकता था उन खाली रास्तों में, सुनसान रास्तों में, गांव के खड्डे भरे रास्तों में वो कोशिश पूरी कर रहा था। अब उस आदमी ने एक ऐसी जगह बताई कि यहाँ पीछे से निकाल लो, अब आगे वो जगह आ जाएगी। मयंक बाइक लेकर उस तरफ गया। सुनसान जगह थी, दरवाज़ा और उसका गेट लगा हुआ। अब जो मयंक था वो सोचने लगा, ये कौन सी जगह है? इसे अस्पताल ले जाना था, किसी घर में नहीं लेकर जाना था। कहाँ लेकर आ गए? उसने कहा, चलो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये ठीक हो जाएगा। मयंक कह रहा, क्या आप पागल है? यहाँ नहीं लेकर जाना था, नहीं ठीक होगा। कोई ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर वॉक्टर नहीं कर सकते, इसे मशीनें चाहिए, इसे वेंटिलेटर पर लगाना होगा तब बचाया जा सकता है। तुम पागल तो नहीं? उस आदमी ने पीछे से उस बेहोश पड़े आदमी को उठाया, खींचकर अंदर की तरफ ले जाने लगा। मयंक ने एक तरफ बाइक लगाई, फ़ोन चेक किया, रेंज यहाँ भी नहीं आ रही। फिर वो सोच रहा, क्या यार कैसी जगह पर ले आया, पागल है ये इंसान। अब देखना कुछ ना कुछ होगा। इसके बाद वो भी चलो फ़र्ज़ के तौर पर उसके साथ गया। अब दीवार के पीछे उसने देखा यहाँ कुछ घास फूस लगी हुई थी, कोई पुरानी जैसे इमारत सी लग रही थी। ये इमारत 2 मंजिला थी, कोई देखने में अस्पताल नहीं लग रहा, और इतना अंधेरा, अगर अस्पताल हो भी कोई नहीं था वहाँ पर। वो आदमी एक पेड़ के नीचे उसे लिटाकर आवाज़ें लगाने लगा। 3-4 लोग और आ गए। मयंक अब घबराया, कहीं मुझे इन्होंने फंसाया तो नहीं, कोई ऐसी जगह तो नहीं ले आए। लेकिन वो चारों भाग कर आए उस आदमी के पास, उसे पकड़ने लगे, छाती पर ऐसे दबाने लगे, चेक करने लगे। और जो ज़मीन पर लेटा हुआ आदमी थे ना, वो जैसे थोड़ा थोड़ा हिलने लगा। मयंक हैरान, ये क्या हो रहा है जो मेरी समझ से भी बाहर है। इसके बाद मयंक चलता चलता करीब गया। अब मयंक भी बता रहा था कि क्या करना चाहिए, CPR कैसे देनी है। वो CPR दे रहे थे, छाती पर जैसे कुछ कर रहे, टांगों को उठा रहे।
अब ये वो चीज़ें थी जो मयंक के भी सर के ऊपर से निकल रही थी, लेकिन असर हो रहा था ये देखकर मयंक हैरान था भाई। कुछ चीज़ें थी, जड़ी बूटियां, पता नहीं क्या मुंह में डाले जा रहे। उसके बाद वो उठकर बैठ गया। मयंक हैरान सामने खड़ा। अब जो दूसरा आदमी था जो कह रहा था यहाँ ठीक होगा, वो मयंक की तरफ देख रहा। मयंक जो BA MS स्टडी कर रहा, डॉक्टर बनने की आयुर्वेदिक स्टडी वो कर रहा था, वो खुद वहाँ पर बैठा बैठा हैरान कि जो मेरे सामने हुआ मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा। थोड़ा थोड़ा वो शर्मिंदा हो रहा। इसके बाद वो करीब गया, अब हालचाल पूछने लगा, कैसे आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो ना? उसने कहा हाँ हाँ मैं अब ठीक हूँ, पता नहीं छाती में दर्द हुआ था, अचानक मैं गिर गया, शरीर मेरा ठंडा फिर गया था। इसके बाद अब मयंक ने कुछ बातें की और फिर कहा चलो ठीक है, जान बची, जैसे भी हुआ ठीक है, आपने इसकी जान बचा ली। वो आदमी शुक्रिया कर रहा था कि आपका शुक्रिया, आप इसे यहाँ तक लेकर आए, आपने शायद कोई डॉक्टरी की है, शायद आप डॉक्टर तो नहीं, आपको पता था क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। अमूमन लोगों को ये चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। मयंक ने कहा कि हाँ मैं ऐसे पढ़ाई कर रहा हूँ, डॉक्टर बना नहीं हूँ, बन जाऊँगा, नज़दीक ही हूँ। इस तरह अब मयंक ने अलविदा लेने की कोशिश की कि मैं अलविदा करता हूँ, चलता हूँ, अब मुझे वापस घर जाना है, देखिए समय बहुत ज़्यादा हो गया है। वो जो लोग थे वहाँ बैठे हुए कह रहे कि आप ना ही जाइए तो अच्छा रहेगा, अब रुक जाइए ना हमारे साथ, आपने हमारी मदद की है, हमें भी आपका कोई स्वागत करने का मौका तो दीजिए, आपकी मदद करने का कुछ मौका तो दीजिए। मयंक ने कहा नहीं नहीं, यहाँ क्या मदद होगी, ये खाली पड़ी बिल्डिंग टूटी फूटी सी, यहाँ आप क्यों हैं? उन्होंने कुछ नहीं बताया तो मयंक ने कहा मैं चलता हूँ। मयंक ने बाइक उठाई। अब वहाँ से रास्तों का उसे पता नहीं था, उनसे थोड़ा पूछा कि किस दिशा से आए थे, कहाँ से मैं निकल सकता हूँ। थोड़ा वहाँ से निकलने लगा। कई बार रास्ते का पता नहीं चलता, कई बार पता चलता। किसी तरह वो मेन सड़क तक पहुँचा जहाँ से वो जानता था कि उसके गांव का रास्ता कौन सा है। पहचान लिया उसने, ये वाला पेड़, अच्छा ये वो है, दुकान हुआ करती थी, यहाँ से मैं आगे चलता हूँ। ये गांव के बीच से निकलने वाले रास्ते ही थे। चलता गया चलता गया। जब वो उसी जगह पर पहुँचा, लगभग वही खेत था जहाँ पर वो आदमी पहले उसे पड़ा हुआ मिला था। वो दोनों वहीं पर मौजूद, एक ज़मीन पर लेटा हुआ, एक खड़ा हुआ, हाथ दे रहा, रुको रुको, इसे दिल का दौरा पड़ गया। मयंक वहाँ बाइक रोककर कहने लगा, भाई साहब आप यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए, और इसे अब क्या हुआ? उसने कहा, इसे दिल का दौरा पड़ा लगता है, देखो इसे क्या हुआ है, चेक करना होगा। मयंक नीचे उतरा, देखने लगा, भाई ये तो वही है। कहा, ये क्या मजाक लगा रखा है, अभी तो आप वहाँ पर थे, अभी तो इसे बचाया, आप यहाँ पर कैसे आ गए? मयंक ने हाथ लगाया, उसकी नब्ज़ नहीं चल रही थी, नब्ज़ बिल्कुल बंद थी और उसका शरीर ठंडा पड़ गया था, नीला फिर गया था। मयंक हैरान, और अब मयंक को उस आदमी पर शक होने लगा। ये यकीनन इसे मारने की कोई कोशिश कर रहा है, या कुछ इसने ही इसे मारा है, और ये बस बचने के लिए ना ये कोई प्लानिंग कर रहा था कि यहाँ पर कोई मिलेगा, गवाह बन जाएगा, मैं तो सही जगह ले गया और उसे बचा लिया गया, ये दोबारा यहाँ पर ले आया, दोबारा इसे मारने की प्लानिंग की और इस बार तो मार ही दिया। मयंक गुस्से में कह रहा कि आप यहाँ कैसे आए, मुझे जाने दीजिए, मैं कोई मदद करने वाला नहीं, अभी तो आपको लेकर गया था। मयंक उससे झगड़ा करने लगा। वो कहने लगा पकड़कर टांग कि इसे ले जाइए, इसे किसी अस्पताल में कोई ऐसी जगह ले जाइए, इसकी मदद कीजिए। अब वो आदमी खुद ये कह रहा था कि गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। मयंक कह रहा नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। दोनों में झगड़ा सा होने लगा। अब वो झगड़ा बढ़ता जा रहा था, वो आदमी मयंक को पकड़ता जा रहा, मयंक धक्के दे रहा। इतने में ज़मीन पर लेटा हुआ वो आदमी उठकर खड़ा हो गया। उसे उठकर खड़े हुए देखे मयंक के होश उड़ गए कि आखिर ये क्या, ये तो मरा हुआ था, ये जिंदा कैसे हो गया? भाई ये कोई चोर लुटेरे लगते हैं, क्या कर रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही वो उठकर खड़ा हुआ बोलने लगा, ज़रा मदद नहीं कर सकते? किसी को अगर दिल का दौरा पड़ा है, किसी अस्पताल में, किसी ऐसी जगह जहां मदद की जा सकती है, वहां ले जाने में क्या हर्ज है? तुम्हें क्या परेशानी है, ले जा नहीं सकते? मयंक वहां सन्न था और उसके बाद कहने लगा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो ठीक हो गए ना, कौन सा दिल का दौरा पड़ा, पहले भी ऐसा ही हुआ और अब भी ऐसा ही, तुम तो जैसे अपने आप ठीक हो गए। वो कहने लगा, नहीं मैं ठीक नहीं हुआ, मैं देखो तो कहाँ से ठीक हुआ। वो चलकर मयंक के पास आया, अपनी बाजू आगे करके कहने लगा कि ये चेक करो। जब उसने बाजू ऐसे आगे की, मयंक तो डर गया कि मुझे पकड़ने वाले हैं ये दोनों, एकदम से हाथ आगे किए हैं, लेकिन उसने बाजू आगे की और कहा, चेक तो करो कहाँ ठीक हुआ हूँ मैं। मयंक ने नब्ज़ पकड़ी, डरते डरते कहीं ये मारे ना, कुछ करे ना, दो लोग हैं। उसने चेक किया, नब्ज़ चल नहीं रही थी।
वो घबरा गया, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान सामने खड़ा है तो नब्ज़ चलनी चाहिए, थोड़ी धीमी चले लेकिन चलनी तो चाहिए। गर्दन पर चेक किया, नब्ज़ नहीं चल रही। तो वो कहने लगा, ये क्या, ये तुम्हारी नब्ज़ पहचान में नहीं आ रही है, कैसे हो सकता है? मैं नब्ज़ चेक ही नहीं कर पा रहा। तो दूसरा आदमी बोला, तुम्हें चेक करनी भी आती है, तुम्हें पता भी है कैसे चेक की जाती है, जिंदा और मुर्दा की पहचान कैसे की जाती है? उसने कहा, मैं जानता हूँ, ये मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, इसके बारे में मुझे पता है। तो उसने कहा, मेरी चेक करो। उसने अपनी बाजू आगे की तरफ की, उसकी नब्ज़ भी नहीं चल रही। उसकी गर्दन पर चेक किया, नब्ज़ नहीं चल रही। दोनों की नब्ज़ चल ही नहीं रही थी। ये इस बात को बयां करते थे कि दोनों जिंदा ही नहीं हैं। अब वो दोनों मयंक से बहस करने लगे थे कि तुम्हें कुछ पता भी है, जल्दी से हमारी मदद करो, हमें कुछ हो ना जाए, मेरे साथी को दिल का दौरा पड़ा है, इसे लेकर जाओ। मयंक हाथ खड़े करके कहने लगा, मुझे जाने दो, देखो ये जो भी पचड़ा है, मुझे यहाँ से जाने दो। जैसे ही मयंक बाइक पर बैठा, वो भी बाइक पर आकर बैठ गए। एक बीच में बैठ गया, एक पीछे बैठ गया। अब पकड़ लिया कमर से मयंक को। मयंक अब ना तो उतर पा रहा, चीखें मार रहा, बाजू ऐसे पीछे मार रहा, उतर जाओ उतर जाओ। वो उतर नहीं रहे। बाइक मयंक ने स्टार्ट की, कहने लगा, मैं भगाऊंगा, देखो मैं गिरा दूंगा। वो कहने लगे, हमें कोई ऐसी जगह लेकर जाओ जहां हमारी मदद हो, हमें लेकर जाओ। मयंक कुछ कर नहीं पा रहा, ना तो वो बाइक से अब उतर पा रहा था, उसे पकड़ा ऐसे था उन्होंने। अब सिर्फ वो बाइक चला ही सकता था। तो वो बाइक चलाने लगा, पीछे बैठा वो कहने लगा, मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ पर लेकर जाना है। अब मयंक रो रहा था, चीख रहा था, और वो पीछे से कह रहे, इधर मुड़ो उधर मुड़ो। मयंक जानबूझकर दूसरी गली में मोड़ता। जब वो दूसरी गली में मोड़ता, वो बीच में बैठा ऐसे तड़पने लगता, जैसे उसे कोई दौरे पड़ रहे हों। इस तरह मयंक बाइक चलाता गया चलाता गया। एक जगह बाइक तेज़ हुई और वो सीधा जाकर एक जैसे घर होगा कोई गांव का, उसकी दीवार से सीधा टकरा गया। चीख तो पहले ही रहा था। बाइक का जैसे एक्सीडेंट हुआ, सर उसका दीवार से टकराया, सर उसका घूम रहा। घरों से कुछ लोग निकले। जब वहाँ कुछ लोग निकल आए कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी या बाइक टकराई है, इतनी आवाज़ आई है, कुछ निकले लोग, उन्होंने मयंक को संभाला। मयंक को चक्कर आ रहे, और जब मयंक को थोड़ा होश आया, वो बताने लगा, क्या क्या हुआ, ऐसे मुर्दे थे मेरे पीछे। गांव वालों को उसके बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन वो दो लोग वहाँ नज़र नहीं आए। कुछ समय तक मयंक को पानी पिलाया गया, वहाँ बताया गया। मयंक की हालत बहुत बुरी थी। मयंक कह रहा था कि चोर उचक्के हो सकते हैं, मुर्दा थे, जिंदा थे, क्या थे पता नहीं, लेकिन उनकी नब्ज़ नहीं चल रही थी। अब आधे घंटे में उसे थोड़ा सही लगने लगा। वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका था इस पचड़े में पड़े हुए। बाइक उठाकर वो वहाँ से निकलने लगा। आगे का जो हैंडल था थोड़ा टेढ़ा हो गया था, नीचे भी जो फ्रंट लाइट थी वो टूट चुकी थी। अब उसने बाइक चलानी शुरू की, घर की तरफ जा रहा। उस रास्ते में वो गया ही नहीं। अब दो सड़कें थी। एक तो जैसे गांव के बाहर से निकलने वाली सड़क होती, ऐसे निकल कर जाने के लिए बाहर बाहर खेतों से। एक थी उस गांव के बीच से जाने वाला रास्ता। अब बहुत पीछे से हाईवे से निकलकर 30-35 मिनट का सफ़र करके अपनी गांव की तरफ 45 मिनट का या घंटे का रास्ता लगाकर अपने गांव जाता तो बहुत समय होता। इस तरफ से वो जाने लगा। इतना ज़्यादा डरा था ना वो, इतना ज़्यादा डरा। हर गांव के बीच से निकलता और घबराता घबराता बार बार पीछे देखता रहता। और इस तरह वो जब अपने घर पहुंचा, तब उसे महसूस हुआ जैसे बस उसकी जान बची है। वो क्या चीज़ थी, उसने जब अपने घर बताया तो घर में भी जैसे सब डर चुके थे, और उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि तुम उन गांव के बीच वाले रास्तों में मत जाना। वहाँ कई बार ऐसे हादसे होते हैं, और कई लोगों को जहाँ कहते हैं हादसा हुआ होता है ना, प्रेत आत्माएं नज़र आती हैं, और उन्हें खुद जैसे पता नहीं होता कि वो मर चुके हैं, लेकिन बार बार उस समय चक्र में फंसे हुए लोगों को नज़र आते हैं। 2 दिन मयंक वहाँ पर रहा और उसके बाद दिल्ली वापस आ गया। और ये उसकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी घटना थी, जिसके बारे में वो सही से बता भी नहीं पा रहा था। आखिर वो जिंदा थे या नहीं थे, लुटेरे थे, चोर थे, उसे नहीं पता, लेकिन नब्ज़ नहीं चल रही थी। और वो उसकी बाइक से गायब कहाँ हो गए। उस गांव की जब दीवार से वो बाइक टकराई थी, वहाँ लोग निकले थे, तो किसी ने उस बाइक पर किसी और को नहीं देखा था। गांव का कोई और आदमी वहाँ मौजूद नहीं था, सिर्फ वो गांव वाले थे। उसकी कोई चीज़ चोरी नहीं हुई, कुछ चोरी नहीं हुआ। अगर ऐसी बात होती तो उसे वो पहले ही पकड़ सकते थे। इस बात का जवाब मयंक के पास आज तक नहीं है, लेकिन इस घटना ने उसे इतना ज़्यादा डराया कि वो अंधेरे रास्तों में, सुनसान रास्तों में जाने से आज भी डरता है।
तो आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानियाँ अगर आपको सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।